हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। फटाफट से बच्चे मेरे साथ साथ नोट करते जाना, पूरी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। ये सेकंड पार्ट है कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर का सेकंड पार्ट है। ये आपको क्लैरिटी थोड़ी लानी है तो आपको फर्स्ट पार्ट यानी यूटिलिटी अप्रोच देखनी पड़ेगी वीडियो। इसके अंदर बच्चों हम बात कर रहे हैं इनडिफरेंस कर्व की। किसकी बात कर रहे हैं? इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है वो देखो, बंद कर दें। इनडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो क्या होता है इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग? तो देखो बच्चों, इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है जरा समझना सब बच्चे, लिखो मेरे साथ साथ। पहले देखो इनडिफरेंस कर्व होता है क्या, पहले ये देखते हैं। दो गुड लिए, एक गुड एक्स लिया, एक गुड वाई लिया बच्चों। एक गुड एक्स लिया और एक क्या लिया? गुड वाई। ठीक है जी। गुड एक्स की याद रखना, बाकी सारे शेड्यूल 0 से स्टार्ट होते हैं। सिर्फ इनडिफरेंस कर्व का जो शेड्यूल है वो 1 से स्टार्ट होता है। ये कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता। ये कभी 0 से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा किससे होगा? 1 से। 1 2 3 4। क्या किया? 1 2 3 4। अब इन सबका हमने क्या किया? टोटल किया। किसका? 1 2 3 4। ये कितना हो गया? 10। इधर क्या लिखा? 10। फिर 10 में से हमने कितना माइनस किया? 4। फिर कितना माइनस किया? 3। फिर कितना माइनस किया? 2। ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से एंड होगा, कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना कभी 0 पे एंड होगा। इसका रीज़न क्या है वो भी बताऊंगा। अब इसे मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। क्या नाम दे दिया? ए बी सी डी। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन का क्या नाम दे दिया मैंने? ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब बताओ ये क्या होती है कर्व? ये कर्व क्या होती है वो सुनना। ये मैंने बच्चों एक कर्व बनाई, इस कर्व को क्या नाम दिया हमने? इनडिफरेंस कर्व। ये मैंने कर्व बनाई, इस कर्व को क्या नाम दिया मैंने? इनडिफरेंस कर्व। ये जो इनडिफरेंस कर्व बनी है कैसे बनी है? ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, इन सारे पॉइंट को ज्वाइंट करके बनी है। ठीक है, किस किस को? ए बी सी डी, इन सारे पॉइंट को ज्वाइंट करके जो कर्व बने उस कर्व को क्या बोलेंगे? इनडिफरेंस कर्व। यहाँ पे क्या आएगा? गुड वाई। यहाँ पे क्या आएगा? गुड एक्स। और यहाँ पे क्या आएगा? ओरिजिन। यहाँ पे क्या आएगा? वाई एक्सिस। और यहाँ पे क्या आएगा? एक्स एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ये बताओ, मैंने एक कर्व बनाई। कर्व कैसे बनाई बताओ? ए बी सी डी को ज्वाइंट करके। ए पॉइंट क्या दिखा रहा है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट क्या दिखा रहा है? दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। ए बी सी डी सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। तो इससे हमने मीनिंग बनाया। लिखो इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या होता है, फटाफट लिख लो। क्या होता है इनडिफरेंस कर्व का मीनिंग? इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, indifference curve is a curve which shows, indifference curve is a curve which shows combination of two goods. Indifference curve is a curve which shows combination of two goods. यहाँ तक लिख लिया? देखो क्या लिखा है? इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which provide same level of satisfaction, which provides same level of satisfaction to the consumer, which provides same level of satisfaction to the consumer. इनडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट लाई करते हैं ये सारे के सारे पॉइंट कंज्यूमर को क्या प्रोवाइड करते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन देम। तो कंज्यूमर के लिए सारे पॉइंट क्या होते हैं? इनडिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनडिफरेंट होते हैं। यानी इनडिफरेंट का मतलब उसके लिए सारे पॉइंट क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं।
क्या होते हैं सारे पॉइंट एक जैसे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। ये एक कर्व है, ये कर्व क्या दिखाती है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। किसको प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर को। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया इंडिफरेंस कर्व। अच्छा एक चीज़, अब इसका जो नाम है प्रोफेसर हिक्स ने ये थ्योरी लिखी है, एलन एंड हिक्स ने लिखी है, याद रखना किसने लिखी है थ्योरी, एलन एंड हिक्स ने। और इस थ्योरी को एक और नाम क्या देते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी सिखाया था। यहाँ पे हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंपेयर। तो ये एलन हिक्स ने दिया है, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। तो ये जब सारे पॉइंट सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं तो उन्होंने सोचा था इसका नाम क्या रखें, सेम कर्व। क्या रखें, सेम कर्व। अब सेम कर्व का मीनिंग क्या आ रहा है, एक जैसी कर्व। क्या आ रहा है, एक जैसी। तो उन्होंने सेम का अपोजिट वर्ड देखा, सेम का अपोजिट वर्ड क्या होता है, डिफरेंट। फिर डिफरेंट का अपोजिट वर्ड देखा, डिफरेंट का अपोजिट क्या होता है, इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट और सेम सिनोनिम्स है, क्या एक दूसरे के सिनोनिम्स। वहाँ से इस कर्व का नाम क्या पड़ गया, इनडिफरेंस कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया इनडिफरेंस कर्व क्या होती है, मीनिंग क्लियर है। इनडिफरेंस कर्व वो कर्व होती है जो क्या दिखाती है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर के लिए सारे पॉइंट क्या होते हैं, एक जैसे। यहाँ तक क्लियर है ना। अब मैं बात करता हूँ, सुनो। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, इनडिफरेंस कर्व की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जल्दी लिखते हो, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर ना दो तरह के स्लोप होते हैं, कौन कौन से, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। क्या होता है, दो तरह के स्लोप, डाउनवर्ड और अपवर्ड। जब भी दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होगा, जब भी दो चीज़ों के बीच में क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। एक बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है, कम, कैसा है, इनवर्स। अगर डायरेक्ट है तो स्लोप क्या बनता है, अपवर्ड, इनवर्स है तो स्लोप डाउनवर्ड। आप एक चीज़ देखो, इनडिफरेंस कर्व की बात करो, यहाँ पे मैं एक गुड को बढ़ा रहा हूँ, एक गुड को बढ़ा रहा हूँ, दूसरा गुड क्या कर रहा हूँ, कम। एक को बढ़ा रहा हूँ, दूसरे को क्या कर रहा हूँ, कम। इनवर्स है डायरेक्ट है, इनवर्स। तो जब इनवर्स है तो स्लोप क्या बनेगा, डाउनवर्ड। क्या बनेगा, स्लोप डाउनवर्ड। तो क्या लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे, इनडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज addition in one good, addition in one good, we have to sacrifice, we have to sacrifice another good. क्यों, for maintaining the same level of satisfaction, for maintaining the same level of satisfaction। क्योंकि अगर मैं दोनों गुड्स को बढ़ाऊंगा मेरी सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों को कम करूंगा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ सेम कब रहेगी, जब एक को बढ़ाएंगे दूसरा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। तो पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई, क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन, एडिशन इन वन गुड वी हैव टू सेक्रीफाइस अनदर गुड। क्यों, फॉर मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। पहली प्रॉपर्टी ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी, इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्या होता है इनडिफरेंस कर्व, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है इनडिफरेंस कर्व की, क्या होता है वो, कन्वेक्स। अब देखो पूरी इकोनॉमिक्स में तीन तरह की शेप बनती है, पूरी इकोनॉमिक्स में कितनी तरह की शेप बनती है, तीन। पहली कॉनकेव शेप, पहली शेप क्या होती है, कॉनकेव। जब किसी भी चीज़ का स्लोप कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, उस शेप को क्या बोलते हैं, कॉनकेव। जब किसी भी चीज़ का क्या होता है, स्लोप अपोजिट द ओरिजिन, तो क्या बोलते हैं, कन्वेक्स शेप। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स। और तीसरी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तीसरी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन।
तीन तरह की शेप होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। जब स्लोप इंक्रीज करेगा, स्लोप इंक्रीज, तो शेप क्या बनेगी, कॉनकेव। और जब भी स्लोप क्या होगा, डिमिशिंग, तो शेप क्या बनेगी, कन्वेक्स। और जब भी स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, स्लोप क्या बनेगा, कांस्टेंट, तो शेप कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तीन तरह की शेप होती है, कॉनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। कौन कौन सी होती है, कॉनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव कब बनेगी, जब स्लोप इंक्रीज। कन्वेक्स कब बनेगी, जब स्लोप डिमिशिंग। स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब स्लोप कांस्टेंट। ठीक है। अब स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व क्या होता है, इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है उसका नाम क्या होता है, MRS। क्या नाम होता है, MRS। फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन डिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है उसका नाम क्या होता है, MRS। और MRS की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS क्या दिखाता है, याद रखना, MRS क्या दिखाता है, किसी भी चीज़ के स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, सेक्रीफाइस इन यूनिट्स अपॉन गेन इन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस इन यूनिट्स अपॉन गेन। ठीक है जी। और ये क्या दिखाता है, कंज्यूमर कितना विलिंग है, कंज्यूमर, ये क्या दिखाता है, कंज्यूमर कितना विलिंग है क्या करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, एक गुड को दूसरे गुड को लेने के लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर। MRS क्या दिखाता है, विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू सेक्रीफाइस वन गुड, टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। sacrifice one good for the consumption of another good, for the consumption of another good। ठीक है, ये क्या दिखाता है, विलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर टू सेक्रीफाइस वन गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ अनदर गुड। कौन दिखाता है, MRS। MRS की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी शेप कैसे बनती है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ठीक है, अब MRS को हम सोल्व करते हैं, जरा देखो। मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस इन यूनिट्स अपॉन गेन यूनिट्स। क्या फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस इन यूनिट्स अपॉन गेन इन यूनिट्स। तो बताओ सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं, सेक्रीफाइस किसको कर रहे हैं, Y को, गेन किसको कर रहे हैं, X को। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। सेक्रीफाइस Y को कर रहे हैं, गेन किसको कर रहे हैं, X को। पहले भी क्या आएगा, डैश, कितना क्या आएगा, डैश। अब बताओ कितना कम कर रहे हैं हम लोग, 4। कितना बढ़ाने के लिए, 1। कितनी रेशो हो गई, 4:1। क्या है, 3:1। फिर क्या है, 2:1। ठीक है, अब बताओ MRS किस नेचर का है, डिमिशिंग नेचर का है। किस नेचर का है MRS, डिमिशिंग। यानी IC का स्लोप क्या है, डिमिशिंग, तो शेप क्या बनेगी, कन्वेक्स। क्या बनेगी, कन्वेक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना। ठीक है, अगर तो देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। अब इसका रीजन लिखो, क्यों होती है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन, लिखो रीजन। क्या लिखोगे रीजन, क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू, रीजन लिखो, इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन ड्यू टू डिमिशिंग MRS, which means we have to sacrifice, which means we have to sacrifice lesser and lesser unit of one good, we have to sacrifice lesser and lesser unit of, lesser and lesser
lesser and lesser unit of one good for the consumption of another good, for the consumption of another good. ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना विलिंगनेस लेसर, थोड़ा टीचर को समझ आ रहा है कि आपको पता है। कंज्यूमर कम से कम क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है एक गुड को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड क्या करने के लिए, सेक्रीफाइस। ये किस पे बेस है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये किस पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कंज्यूमर कम से कम क्यों सेक्रीफाइस कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर आ, यहाँ तक ओके। यहाँ तक लिख लिया सबने, बाहर से यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, अब हाँ थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी ये क्लियर हो गई। सेकंड बोलो क्या लिखोगे, इनडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू दी ओरिजिन ड्यू टू, जल्दी से नोट कर लो, जिसने नोटिंग है फटाफट पहले नोट कर लो।
हाँ बच्चों, नोट कर लिया सबने? ये मैंने नोटिंग के लिए इसलिए दिया था क्योंकि इसकी ना थ्योरी बहुत मैटर करती है, बच्चा लिख नहीं पाता। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, अगर पेपर में आ जाए एमआरएस कांस्टेंट है तो इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन। कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और अगर पेपर में आ जाए कि एमआरएस इंक्रीज कर रहा है तो कॉनकेव। थर्ड लिखो, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Higher IC gives higher level of satisfaction. Higher indifference कर्व क्या देता है? Higher level of satisfaction. क्यों देता है? एक में सुनना, ये A, ये B, ये क्या है? C, ये D, ये E और ये क्या है? F, ये G, ये H और ये I। ठीक है, अब एक चीज बताओ, A, B, C तीनों एक ही पे लाई कर रहे हैं, तीनों क्या दे रहे होंगे? सेम सेटिस्फेक्शन। D, E, F तीनों क्या दे रहे होंगे? सेम। लेकिन ए और डी में बात करें तो कौन ज़्यादा देगा? डी। डी और जी में बात करें तो जी। हायर आईसी क्या देगा? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब देखो मैंने 3 आईसी बनाई, IC1, IC2, IC3, 3 आईसी एक ही डायग्राम में बना दी। जब 3 आईसी एक ही डायग्राम में बना दी तो इसे क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। मीनिंग क्या होता है इंडिफरेंस मैप का? कलेक्शन और फैमिली। क्या मीनिंग होता है? कलेक्शन और फैमिली, collection or family of indifference curve in a single diagram। क्या मीनिंग होता है? कलेक्शन और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन अ सिंगल डायग्राम। यहां तक क्लियर है? अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है? हायर आईसी क्या देती है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों देती है इसे भी समझते हैं बच्चों। एक वर्ड आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या मीनिंग आता है? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मेरे पास बंडल है, मेरे पास बंडल है 10 10 9 10 10 9 9 9। बताओ मैं कौन से बंडल को प्रेफर करूंगा? 10 10 9 10 10 9 9 9। कौन से बंडल को प्रेफर करूंगा? 10 10। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस यही कहता है, कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ बंडल, consumer will always prefer a bundle, will always prefer a bundle where more of both the goods, more of both the goods or any one good, or any one good as compared to other। कंज्यूमर हमेशा वो बंडल प्रेफर करेगा जहाँ पे दोनों गुड्स ज़्यादा हो या कोई एक ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? हायर इंडिफरेंस को क्या प्रोवाइड करता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? हायर कंजम्पशन गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर कंजम्पशन गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर कंजम्पशन गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यहां तक क्लियर है? हायर कंजम्पशन क्या देती है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। 3 प्रॉपर्टी समझ आ गई। 4th प्रॉपर्टी 100 वाले नोट से नेक्स्ट लिखो, इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। indifference curve never intersect each other। क्या कहती है प्रॉपर्टी? indifference curve कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। indifference curve never intersect each other। लिख लिया? क्या लिखा है? indifference curve never intersect each other। क्यों नहीं करते? इसका रीजन देखो क्या होता है। ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते? यार देखो, ये मैंने IC1 बनाया, ये क्या बनाया मैंने? IC2। ठीक है नहीं? अगर A और B दोनों एक ही पिलाई कर रहे,
सी और बी ये भी एक ही पे लाई करें, तो लॉजिकली ए इक्वल टू क्या होगा बी, सी इक्वल टू क्या होगा बी, ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू बी। तो मैथ्स के हिसाब से ए और सी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ए इक्वल टू बी है, सी इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू क्या होना चाहिए सी, लेकिन वैसे देखो तो ए ज़्यादा किससे, सी से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इन डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बढ़ाता है, इन डिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो देखो, ये नोट कर लिया ना। अब देखो थ्योरी कैसे लिखनी है इसकी, लिखो इन डिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन assumption दैट indifference curve is based on assumption that मेरे नोट्स तो सबके पास है ही, मैं वहीं से रीड करवा रहा हूँ, टाइम बच जाएगा रिव्यू। पढ़ो फटाफट, लाइन पढ़ो, जैसे नाउ नोट्स स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ो। इन डिफरेंस किस एजम्पशन में बेस्ड है, इन ईच इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी भी इन डिफरेंस कर्व होती है सारी इन डिफरेंस कर्व क्या दिखाती है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इफ दे कट ईच अदर, इफ दे कट ईच अदर एट एनी पॉइंट, अगर ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे इट शोज दैट एट दिस पॉइंट इन डिफरेंस कर्व गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इसका मतलब क्या है, इन डिफरेंस कर्व क्या दे रही है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, विच कॉन्ट्रडिक्ट। देखो जहां पे भी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या दे रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन। तो जो हमारी एजम्पशन थी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी। क्या एजम्पशन थी कि सारे पॉइंट क्या देते हैं, सारे कर्व क्या देते हैं, अलग अलग क्या देते हैं, सेटिस्फेक्शन, इसलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थ्योरी समझ आ गई कैसे लिखनी है, ओके। इन डिफरेंस कर्व हो गया। अब बजट लाइन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बजट लाइन। जल्दी से लिखते हो, बजट लाइन क्या होती है, पूरी यूनिट करवा दूंगा, थोड़ी स्पीड रख लेना ताकि क्लास खत्म होने से पहले ना पूरा टॉपिक हो जाए। आ गया यार, 10 मिनट का अल्टीमेटम आ गया। अगर ये क्लास ख़त्म भी हो जाए ना, सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना सब बच्चे, ध्यान रखना अगर ख़त्म हो जाती है। बजट लाइन क्या बढ़ाता है, बजट लाइन। बजट लाइन देखो क्या होती है, सुनना। बजट लाइन क्या होती है वो देखो, मेरे पास 10 रुपये है या मेरे पास 5 रुपये इनकम है। कितने रुपये इनकम है, 5। एक्स का प्राइस कितना है, 1 रुपये। वाई का प्राइस भी कितना है, 1 रुपये। एक्स का प्राइस भी 1 रुपये, वाई का प्राइस भी कितना, 1 रुपये। तो सुनो, मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी 1 यूनिट ले सकता हूँ, इसकी कितनी यूनिट ले सकता हूँ, 5, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 2, इसकी 5 यूनिट, इसकी 1 यूनिट। नहीं, ये इनकम अगर मेरी कितनी है, 6 रुपये। कितनी है, 6 रुपये, ठीक है जी। और अगर मैं इसकी 0 लेता हूँ तो इसकी कितनी ले सकता हूँ, 6 यूनिट। और अगर इसकी 6 यूनिट लेता हूँ तो इसकी कितनी ले सकता हूँ, 0 यूनिट। तो ये मेरे क्या बन गए, A B C D E F, ये बहुत सारे क्या बन गए, G, ये बहुत सारे क्या बन गए, कॉम्बिनेशन। क्या बन गए, कॉम्बिनेशन। 6 रुपये इनकम है, 2 गुड्स हैं, दोनों का प्राइस कितना है, 1-1 रुपये। इसकी मैं 0, याद रखना इसका शेड्यूल 0 से स्टार्ट हो सकता है। सर इन डिफरेंस का शेड्यूल 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता, क्योंकि वो क्या दिखाता है, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो 0 कॉम्बिनेशन कभी कंज्यूम नहीं होता, इसलिए वो 1 से स्टार्ट होता है। और वो कभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। यहां तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, बजट लाइन की बात करते हैं। ये मैंने एक लाइन बनाई, क्या बना दी, एक लाइन। ये लाइन कैसे बनाई, A B C D E F G, इन सारे पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बना दी। यहाँ पे क्या लिखा हमने, गुड Y, यहाँ पे क्या लिखा, गुड X, यहाँ पे क्या लिखा, ओरिजिन। तो बच्चों बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है वो सुन लेना। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज, बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स।
बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज, लिखो क्या मीनिंग होता है बजट लाइन का, लिखना बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन इज अ लाइन, बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज combination of two goods, budget line is a line which shows combination of two goods which a consumer can purchase, which a consumer can purchase out of his given income and given price, out of his given income and given price, where whole income is spent, where whole income is spent, और जहाँ पे हम पूरे का पूरा पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे हम पूरे का पूरा पैसा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। बताओ जी बजट लाइन का मीनिंग क्या होता है, पढ़ो जी क्या मीनिंग है बजट लाइन का। बजट लाइन इज अ लाइन विच शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can purchase out of his given income and given price where whole income is spent, और जहाँ पे पूरी इनकम क्या हो रही है, खर्च हो रही है, जहाँ पे पूरी इनकम क्या हो रही है, खर्च हो रही है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, फटाफट देखो, बताओ एक्स की कितनी यूनिट ले रहा हूँ, 2 यूनिट, एक्स की कितनी यूनिट ले रहा हूँ, 2 यूनिट, सुनते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई इक्वल टू इनकम, इनकम को वाई या एम से डिनोट करते हैं, वाई का मतलब इनकम, एम का मतलब मनी इनकम। बताओ एक्स का प्राइस कितना था, 1 रुपये, कितनी क्वांटिटी खरीदी थे, 2, एक्स का प्राइस कितना था, 1 रुपये, कितनी क्वांटिटी खरीदे थे, 2, वाई का प्राइस कितना है, 1, कितनी क्वांटिटी खरीदे वाई की, 4, कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 5। ये बजट लाइन की क्या हो गई, इक्वेशन। याद रखना बजट लाइन की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्या बजट लाइन की इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे समझ बजट लाइन की। अच्छा बच्चों अब एक वर्ड आता है बजट सेट। क्या वर्ड आता है, बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, लिखो budget set is a set, budget set is a set which shows budget set is a set which shows combination of two goods which a consumer can purchase. Budget set is a set which shows combination of two goods which a consumer can purchase out of his given income, out of his given income and given price, whether whole income is spent or not, whether whole income is spent or not, चाहे पूरी इनकम खर्च हो रही है चाहे नहीं हो रही। ठीक है जी, यानी ये वो होता है जहाँ पूरी इनकम खर्च हो भी सकती है और नहीं भी। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है बजट सेट की, ये देखो क्यू एक्स पी एक्स, क्या होती है इक्वेशन, क्यू एक्स पी एक्स, क्यू वाई पी वाई इज लेस देन और इक्वल टू इनकम। ये इनकम के बराबर भी हो सकती है और इनकम से कम भी हो सकती है, इनकम के बराबर भी हो सकती है, इनकम के कम भी हो सकती है। ये किसकी इक्वेशन बन गई, बजट सेट की। किसकी इक्वेशन बन गई, बजट सेट की। और बजट लाइन में तो वो आता है जो किसके बराबर होता है, एग्जैक्ट इनकम के। हाँ जी समझ आ गया बजट लाइन और बजट सेट की इक्वेशन क्या होती है। ओके, क्या मैं अपनी इनकम से ज़्यादा खरीद सकता हूँ? तो इनकम क्या हो गया मेरा, बैरियर। इसे क्या बोलते हैं, बजट कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बजट कॉन्स्टेंट, कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब बजट लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ। पहली प्रॉपर्टी, ये डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड। क्यों होता है?
डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रीजन क्या लिखोगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज एडिशन इन वन गुड, because addition in one good we have to sacrifice another, addition in one good we have to sacrifice another good। ऐसा क्यों करते हैं, ड्यू टू गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस, ड्यू टू गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस, क्योंकि हमारी जो इनकम और जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारी इनकम और जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इनकम प्राइस कांस्टेंट है तो एक को खरीद बढ़ाने के लिए दूसरा क्या करना पड़ेगा, कम। पहला पॉइंट समझ आ गई, पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बताओ, ये कॉनकेव कन्वेक्स के स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों होता है स्ट्रेट लाइन, लिखो लिख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, एमआरई। फुल फॉर्म क्या होती है एमआरई की, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। बजट लाइन का जो स्लोप होता है उसका नाम क्या होता है, एमआरई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, या इसको एक और नाम क्या देते हैं, प्राइस रेशियो। क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो। बजट लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो, पी एक्स अपॉन पी वाई। क्या बोलते हैं, प्राइस रेशियो भी बोलते हैं, पी एक्स अपॉन पी वाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो जी, एमआरई फॉर्मूला तो हमेशा स्लोप का क्या होता है, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। एक कम करने कितना बढ़ाने के लिए, एक, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:1। सब पे कांस्टेंट आ रहा है। जब स्लोप कांस्टेंट आएगा तो शेप क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। जब भी एमआरई क्या आएगा, कांस्टेंट, तो शेप क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी शेप, स्ट्रेट लाइन। एमआरई क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है। और एमआरई क्यों, अगर पी एक्स अपॉन पी वाई से निकालो तब भी यही आएगा, 1/1 कितना आएगा, 1:1। तो इसके क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन लिखोगे स्ट्रेट लाइन का, बताओ। देखो इसका रीजन क्या लिखोगे वो सुनो। बताओ जी, यहां तक ओके है ना सबको। अब नेक्स्ट लिखो, बजट सेट समझ आ गया, बजट लाइन आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो बजट लाइन की क्या होती है, लिखो, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू कांस्टेंट एमआरई। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन ड्यू टू कांस्टेंट एमआरई। फुल फॉर्म क्या होती है एमआरई की, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, वो मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। और ये मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज क्यों सेम रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट। बिकॉज प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इसकी वजह से क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। हाँ जी क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट, बजट लाइन शिफ्ट कब होता है, बताओ। बजट लाइन शिफ्ट कब होता है, बताओ। बजट लाइन शिफ्ट कब होता है, बजट लाइन शिफ्ट कब होता है, ड्यू टू चेंज इन इनकम। अगर इनकम बढ़ जाए तो बजट लाइन कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड। राइज इन इनकम, राइटवर्ड शिफ्ट। और अगर इनकम कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर इनकम कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर शिफ्ट का मतलब समझ आ गया ना, ये शिफ्ट होता है। ठीक है। और अगर बताओ एक ही गुड्स के, सुनो भाई, अगर दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो कहां शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। दोनों गुड्स का प्राइस कम हो जाए तो राइटवर्ड, दोनों गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो लेफ्टवर्ड।
और अगर एक ही गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, एक ही गुड्स के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो वहाँ शिफ्ट नहीं होगा, क्या होगा, रोटेशन होती है। जैसे इसका प्राइस कम हो गया तो इसे ज़्यादा खरीदेंगे, इसका प्राइस बढ़ गया तो इसे कम खरीदेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। समझ आ गया, इस प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ इसी के चेंज आ रहा है। एक क्वेश्चन आता है, अगर इनकम डबल हो गई, इनकम डबल हो गई और दोनों गुड्स का प्राइस भी क्या हो गया, डबल हो गया, तो बजट लाइन में क्या चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इनकम भी डबल हो गई, प्राइस भी तो बढ़ गए दोनों के, तो बजट लाइन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ आ गया, बजट लाइन टॉपिक पूरा समझ आ गया। अब सर इसके न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बता दो। पहले मैं कंज्यूमर इकोनॉमी करवा दूँ, 5 मिनट का ही है, फिर उसके साथ दोनों के न्यूमेरिकल मर्ज करके करवा दूंगा, फिर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करवा रहा हूँ 6 नंबर के लिए, 6 मार्कर, इस चैप्टर का 6 मार्कर क्वेश्चन। कंज्यूमर इकोनॉमी क्या होता है, वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये आईसी अप्रोच से समझ लें। कंज्यूमर इकोनॉमी क्या होता है, वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस, आउट ऑफ इज गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस। जब भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है गिवन इनकम से और गिवन प्राइस से, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये बच्चों मैंने क्या बना दिया, बजट लाइन। क्या वर्ड बना दिया, बजट लाइन। और ये क्या बना दिया मैंने, IC1। क्या बना दिया, IC1। ये क्या बना दिया, IC2। और ये क्या बना दिया, IC3। यहाँ पे क्या नाम लिखा, ABC। यहाँ क्या लिख दिया, D। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा, गुड Y, और यहाँ पे क्या लिखा, गुड X। ये Y एक्सिस और ये क्या है, X एक्सिस। Y एक्सिस और यहाँ क्या लिखा, X एक्सिस। देखो रूल क्या होता है, हायर IC क्या देती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर IC क्या देती है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या सर कॉल कर रहे हैं, वेट कर रहा हूँ। हेलो, 5 मिनट का। हाँ, हायर IC क्या देती है, हायर लेवल ऑफ, सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है, D। लेकिन D क्या मेरे बजट में आ रहा है, बताओ क्या D मेरे बजट में आ रहा है, नहीं आ रहा। मेरे बजट में कौन सा आ रहा है, A, B और C। मेरे बजट में कौन सा आ रहा है, A, B, C। और इनमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है, B। इनमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कौन दे रहा है, B। तो B पॉइंट क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बन गया, B, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब इसे लिखते कैसे, जहां पे भी बजट लाइन टेंजेंट होता है, जहां पे भी बजट लाइन क्या होता है, टेंजेंट होता है, किसके, IC के, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टेंजेंट किसे बोलते हैं बताओ, जहाँ एक कर्व को स्ट्रेट लाइन क्या करता है, टच। क्या D पे टच कर रहा है, नहीं। क्या A पे कर रहा है, यस। क्या B पे कर रहा है, नहीं। क्या C पे कर रहा है, नहीं। तो B पॉइंट क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। B पॉइंट क्या बन गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट होती है किसके, IC के, ठीक है जी। जहाँ पे भी दो चीज़ें टेंजेंट होती है वह दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल। तो हम क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन किसके इक्वल होता है, स्लोप ऑफ IC के। बजट लाइन का स्लोप किसके बराबर होता है, IC के स्लोप के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बजट लाइन का स्लोप, IC के स्लोप के। यहाँ तक क्लियर है, पक्का। अच्छा, बजट लाइन के स्लोप को क्या लिखते हैं बताओ जल्दी से, PX अपॉन PY। क्या लिखते हैं बजट लाइन के स्लोप को, PX अपॉन PY। और IC के स्लोप को क्या लिखते हैं, MRS। क्या लिखते हैं, MRS। फुल फॉर्म क्या है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है, IC क्या होता है ओरिजिन से कन्वेक्स। IC क्या होता है ओरिजिन से कन्वेक्स। और बताओ ये कन्वेक्स क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग MRS।
और ये कन्वेक्स क्यों होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस की फॉर्म क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? कंज्यूमर इकोनॉमी ये कौन सी अप्रोच से पढ़ा? आईसी अप्रोच। ठीक है जी, कंडीशन ओके। ठीक है, कौन सी अप्रोच आएगी? आईसी अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच है? ऑर्डिनल अप्रोच या हिक्सियन अप्रोच कंज्यूमर की। अच्छा, सपोज करो अगर एमआरएस ज़्यादा है किससे? एमआरई से। अगर बताओ बच्चों एमआरएस ज़्यादा है किससे? एमआरई से, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई से। एमआरई यही होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। तो बताओ एमआरएस किसको शो करता है? विलिंगनेस को। एमआरएस किसको शो करता है? विलिंगनेस को। और एमआरई किसको शो करता है? एक्चुअल में मुझे कितना सेक्रीफाइस करना चाहिए। एमआरई क्या दिखाता है? मुझे एक्चुअल में कितना सेक्रीफाइस करना चाहिए। और एमआरएस किसको शो करता है? विलिंगनेस को। अगर मेरी विलिंगनेस ज़्यादा है, अगर मेरी विलिंगनेस क्या है? ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की, इसका मतलब मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? गेन, मुझे गेन हो रहा है। जब मुझे गेन हो रहा है मैं मोर कंज्यूम करूँगा, लेस कंज्यूम? मोर कंज्यूम। जब मैं मोर कंज्यूम करूँगा बताओ एक्स की मार्जिन यूटिलिटी बढ़ेगी कम होगी? एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अभी रुक दो, मैं 5 यार बार बार अभी एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। हमने लो पढ़ा है जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? कम होती जाएगी। एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? कम। जब बताओ एक्स की मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है? कम होती जाएगी। यहाँ पे विलिंगनेस कंज्यूमर की बढ़ेगी कम होती जाएगी? कम। जब विलिंगनेस भी कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली एमआरएस क्या होगा? कम। और एमआरएस किसके इक्वल हो जाएगा? पी एक्स अपॉन पी वाई के। एमआरएस किसके इक्वल हो जाएगा? पी एक्स अपॉन पी वाई के। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? पक्का? अगर उल्टा हो, अगर उल्टा हो एमआरएस कम है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो इसका मतलब विलिंगनेस क्या है? विलिंगनेस क्या है? कम है। जितना मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए? सेक्रीफाइस। बताओ मुझे गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है? लॉस। जब मुझे लॉस हो रहा है मैं और कंज्यूम करूंगा, लेस कंज्यूम? लेस। मैं और कंज्यूम करूंगा, लेस कंज्यूम करूंगा? लेस। जब मैं लेस कंज्यूम करूंगा मेरी मार्जिन यूटिलिटी बताओ बढ़ेगी कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी तो मेरी विलिंगनेस बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। विलिंगनेस बढ़ेगी तो एमआरएस क्या होगा? बढ़ेगा। एमआरएस बढ़ेगा तो एक पॉइंट पे आके दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। जहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे क्या बोलेंगे उसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ आ गया? सर इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे पढ़ा देता हूँ। अब टॉपिक सारा हो गया, अब 2-4 क्वेश्चन कैसे आते हैं वो दिखा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना हो, पेपर में दिक्कत ना हो। देखो जी, मुझे नहीं पता, पढ़ो जी। सबसे पहला वर्ड पढ़ो, क्या लिखा है? कंज्यूमर इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। पढ़ो, कंज्यूमर इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिचुएशन, consumer income refers to a situation in which consumer with given income and given price purchase such a combination of goods and services that give him maximum satisfaction। जो कंज्यूमर क्या दे रहे हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। एंड ही इज नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंज, और वो कोई चेंज नहीं करना चाहता। तो कंज्यूमर इकोनॉमी समझ आ गया? क्या होता है कंज्यूमर इकोनॉमी? वो सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन मिलती है गिवन इनकम और गिवन प्राइस से, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को कंज्यूम करने से, और वो नहीं चाहता कि वो उसमें कोई चेंज करे, वो उसमें क्या करे? कोई चेंज। तो बताओ कंज्यूमर इकोनॉमी की कंडीशन क्या होती है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन। एमआरएस किसके इक्वल होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई, या आईसी क्या होता है? टेंजेंट। एमआरएस को ये भी लिख सकते हैं एम ई एक्स अपॉन एम यू वाई भी। ठीक है, फिर ये डायग्राम बनाना तो आपको आ गया। कंडीशन सेकंड क्या होती है? आईसी क्या होना चाहिए? कन्वेक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कन्वेक्स। कन्वेक्स क्या होता है? ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। क्लियर है? अब बताओ, ए बी बजट लाइन है। बजट लाइन क्या शो कर रही है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन आर ई एस को। ठीक है, कंज्यूमर बाय कर सकता है गिवन इनकम और गिवन प्राइस से दो गुड्स को।
कंज्यूमर विल चूज दैट कॉम्बिनेशन, जो उसे क्या देगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर बताओ आर एस में से कोई कंज्यूम करेगा नहीं, क्यों, वो क्या दे रहे हैं उसे लोअर सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर को वो लोअर आईसी पे है तो क्या दे रहे हैं लोअर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर किसको चूज करेगा ई को, क्यों, ई किस पे लाई कर रहा है आईसी 2 पे, तो वो क्या दे रहा है हाईयर सेटिस्फेक्शन। क्या कंज्यूमर टी और एफ को ले सकता है, नहीं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसके बजट में नहीं आ रहे, उन्हें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कंज्यूमर इकोनॉमी की कंडीशन समझ आ गई, जहाँ आईसी इक्वल टू क्या होता है बजट लाइन, और इसको क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा एमआरएस वाला भी समझ लो, अगर एमआरएस ज़्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, इसका मतलब क्या होगा, कंज्यूमर एक्स को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है जितना मार्केट वैल्यू कर रही है। कंज्यूमर की जो विलिंगनेस है एक्स को लेने के लिए वो ज़्यादा है जितना होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर, तेरे को लेने हैं ये नोट्स, देखो देखो, एज अ रिजल्ट कंज्यूमर किसको ज़्यादा खरीदेगा, एक्स को ज़्यादा खरीदेगा, वाई को कम। एमआरएस कम होता रहेगा, एमआरएस कब तक कम होता रहेगा, जब तक ये किसके इक्वल नहीं हो जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई, और ये इसका वाइस वर्सा लिखा है। यहाँ तक क्लियर है। अगले क्वेश्चन में भी यही लिखा है। एमआरएस का मीनिंग भी हमने कर लिया, बजट सेट क्या होता है बजट लाइन ये भी कर लिया, कार्डिनल ऑर्डिनल पहले, तो ये टॉपिक क्लियर है। अब सर इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा वो बता दो। अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हाँ ऊपर पढ़िए, अरे अच्छा जी सर क्वेश्चन बता दो कैसे आता है। ये देखो जी सबसे इंपॉर्टेंट जो हर स्कूल में आता है, देखो पहला कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई। कितने गुड्स हैं कंज्यूमर के पास, दो गुड्स हैं एक्स और वाई। देखो मिल दिख रहा है, कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं एक्स और वाई, दोनों का प्राइस कितना है 3 रुपये। कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा, अगर एमआरएस 3 है, क्या कंज्यूमर इकोनॉमी पे है कि नहीं, क्या कह रहा है, एमआरएस कितना दे रखा है 3, बताओ एमआरएस कितना दे रखा है 3 दे रखा है, एक्स का प्राइस कितना दे रखा है 3, वाई का प्राइस कितना दे रखा है 3, क्या बताओ कंज्यूमर इकोनॉमी पे है कि नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, 3 इक्वल टू 3 अपॉन 3, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब कंज्यूमर इकोनॉमी पे है कि नहीं है, नहीं, कंज्यूमर इकोनॉमी पे नहीं है। समझ आ गया, कंज्यूमर इकोनॉमी पे नहीं है पक्का। तो यहाँ पे एमआरएस ज़्यादा किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो आप लिखोगे कंज्यूमर इकोनॉमी पे नहीं है, फिर वो वाली कंडीशन एक्सप्लेन कर दोगे जब एमआरएस ज़्यादा होता है किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से, जब एमआरएस ज़्यादा होता है किससे, पी एक्स अपॉन पी वाई से। अच्छा अब न्यूमेरिकल देखो कैसे आते हैं, सुनना देखो, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है दो गुड्स एक्स और वाई, मनी इनकम कितनी है 24 रुपये, एक्स और वाई का प्राइस देखा 4 रुपये और कितना 2 रुपये। आपको आंसर देना है, क्या आंसर देना है बताओ, राइट सच कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई, जो किस पे आएगा बजट लाइन में आएगा, किस में आएगा बजट लाइन। तो बजट लाइन की इक्वेशन बनाओगे, पहले तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे ऐसे लोगे जिसमें पूरी कितने रुपए खर्च हो 24 के 24, तो x की 3 ले सकते हैं, y की 6, x की 3 y की 6, x की 5 y की 2, कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। ठीक है जी, आपसे बोल रहा है कोई दो बताने हैं, कोई भी दो बता दो। ठीक है, याद रखना बजट लाइन के कॉम्बिनेशन वो होंगे जहाँ पूरी इनकम के बराबर, और साथ में लिख दो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, अभी पढ़िए, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू मनी इनकम। कह रहा है बजट लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने, उसका स्लोप क्या होता है, तो बच्चों बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन का पी एक्स अपॉन पी वाई, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि एक बढ़ाते हैं दूसरा क्या करते हैं कम करते हैं, इसलिए माइनस लगा दिया। स्लोप में बजट लाइन में माइनस लगाते हैं, ठीक है, फॉर्मूला पता है ना बजट लाइन के स्लोप का क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। आगे कह रहे हैं कितनी कंज्यूमर गुड्स को खरीदे, कितना कंज्यूमर एक्स को खरीदे, सुनो कितना कंज्यूमर एक्स को खरीदे ताकि
बताओ कितनी कंज्यूमर किसको खरीदे, एक्स को। बताओ कितना कंज्यूमर एक्स को खरीदे ताकि उसकी इंटायर इनकम खर्च हो जाए और वाई को वो बिल्कुल ना खरीदे। तो बताओ एक्स कितने की आती है, जल्दी से बताओ एक्स कितने की आती है, 4 रुपये की। कितने रुपए पड़े तुम्हारे पास, 24 रुपये। तो 24/4 करो, कितनी यूनिट खरीद सकते हो एक्स की, 6। तुम्हारे पास 24 रुपये है, कह रहा सारा पैसा एक्स में लगा दो। एक्स कितने की आती है, 4 रुपये की। कितनी खरीद सकते हो उसकी, 6 यूनिट। और अगर सारा पैसा वाई में लगा दो तो वाई की कितनी खरीद सकते हो, वाई 2 रुपये की है। 24 रुपये तेरे पास पड़े हैं, 2 रुपये की है, कितनी खरीद सकता हूँ, 12। आंसर आ गया। कह रहे हैं अगर, सुन लेना, कह रहे हैं अगर इनकम 48 हो जाए, प्राइस में कोई चेंज ना हो, तो नई इक्वेशन क्या होगी, नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4qx + 2qy। अब इनकम कितनी हो गई, 48। कह रहे हैं बजट, अगर एक्स का प्राइस 1 रुपये से कम हो जाए और वाई में कोई चेंज ना हो तो क्या होगा, एक्स का प्राइस 3 रुपये कर दो, वाई का 2 ही रखो, इनकम 24 ही रखो। फिर क्या कह रहा है, एमआरएस कितना होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे एमआरएस किसके बराबर होता है, px/py, 4/2 कितना होगा, 2:1। समझ आ गया, पक्का। अच्छा बताओ व्हाट हैपेंस टू एमआरएस व्हेन कंज्यूमर मूव डाउनवर्ड। जब कंज्यूमर आईसी में जाता है तो एमआरएस क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, कॉन्स्टेंट होता है, डिमिशिंग होता है, डिमिशिंग। सपोज कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर को कितने रुपए चाहिए, एक्स की 6 खरीदनी है, एक्स की कितनी खरीदनी है, 6, और वाई की 8 यूनिट खरीदनी है। एक्स की 6 और वाई की 8, और एक्स का प्राइस 6 रुपये, वाई का प्राइस कितना है, 8 रुपये। तो बताओ कितने रुपए खर्च होंगे, 6 × 6 कितने, 36, 8 × 8 कितना, 64, कितने रुपए खर्च होंगे, 100। एक क्वेश्चन। एमआरएस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे डिमिशिंग क्यों होता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिन। उसकी विलिंगनेस क्या होती है, कम होती जाती है। ये समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अच्छा एक ये भी रह गया, एक बार ये देखो, मेरे को बताना, मेरे पास बंडल है 5, 6 और 6, 6। बताओ मैं कौन सा बंडल लूँगा, 6, 6 का, ठीक है। सपोज कंज्यूमर इज इनडिफरेंट ऑफ द बंडल 5, 6 आर हिज प्रेफरेंस। अगर कंज्यूमर इनमें इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट का मतलब उसके लिए सारे सेम है, तो क्या कंज्यूमर को मोनोटोनिक मिल रही है कि नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, लेकिन उसे 6, 6 ज़्यादा देता प्रेफर। अच्छा अगर उसके बाद बंडल आते 10, 10, 10, 9, 9, 9 के, तो वो कौन सा, अगर उस पहले वाले में तो वो दोनों को इनडिफरेंट मान के चल रहा है, एक जैसा मान के चल रहा था, उसकी प्रेफरेंस मोनोटोनिक है कि नहीं है, नहीं है। लेकिन अगले में कह रहा है आपको ये बताना मोनोटोनिक कौन सा होगा। बताओ जी, 10, 10, 10, 9, 9, 9, कौन सा वाला होगा, 10, 10, कौन सा वाला होगा, 10, 10, ऐसे रैंक दे दो। कंज्यूमर अगर मोनोटोनिक है, उसके बाद बंडल है 10, 8 और 8, 6, तो कौन सा वाला बढ़िया होगा, 10, 8, 8, 6, 10, 8। लेकिन वो कह रहा है ये दोनों उसके लिए इनडिफरेंट है, तो इनडिफरेंट का मतलब वो मोनोटोनिक पे नहीं खड़ा। क्लियर है, सारे क्वेश्चन समझ आ गए इस टॉपिक के, ठीक है। चलो